Screen is visible to everyone? Yes. Oh, okay guys, so बेसिकली हम लोग जो है बेसिकली अब सेमेस्टर थर्ड में माइक्रो स्टार्ट करने वाले, इंटरमीडिएट माइक्रो। मैं शुरुआत से स्टार्ट करूंगा बिल्कुल नए तरीके से। मतलब अगर जो बच्चे पेड बैच में पहले से ऑलरेडी एडेड थे, उनको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल गया था पहले भी, तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देख ली होगी। तो आपने अगर देख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी देखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा लाइव क्लास के अंदर, सो डेट कि अगर आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली पूछ सके। जो बच्चे पहले से वीडियो देख चुके हैं वो भी क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि अगर आपने जो वीडियो देखी है अगर उसमें कोई डाउट है तो आप आराम से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, चलिए। सो सिलेबस की मैंने एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को पहले प्रोवाइड कर रखा था, जिसमें कि मैंने ओवरव्यू दिया था कि क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो उन सब में मैं टाइम ज्यादा नहीं बर्बाद करके जो आपका मेन टॉपिक है आज वो स्टार्ट करेंगे। बट मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज सीखते हैं। आई थिंक आपने वो सेमेस्टर वन में सीखा होगा, और कई सारे बच्चों को याद भी होगा और कईयों ने सीखा भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एक टर्म से, और इस टर्म का नाम है कॉमोडिटी। सभी को इसका मतलब पता है। कॉमोडिटी कोई भी प्रोडक्ट या मटेरियल जिसको आप खरीद या बेच सको, उसी को हम लोग कॉमोडिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब जो है ना, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर में जो कॉमोडिटी है इसको तीन डिफरेंट कैटेगरी के अंदर में कंसीडर किया गया है। अब वो तीन डिफरेंट कैटेगरी क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। पहला कैटेगरी ये लोग बोलते हैं कि जो कॉमोडिटी है ना, तो कॉमोडिटी कैन बी अ इकोनॉमिक गुड। ये जो है इकोनॉमिक गुड है। कॉमोडिटी कैन बी अ इकोनॉमिक बैड, ये इकोनॉमिक बैड भी हो सकता है। और इट कैन बी अ इकोनॉमिक न्यूट्रल, ये इकोनॉमिक न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके, चलिए। अब ये इकोनॉमिक बैड का क्या मतलब है? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ये इकोनॉमिक आप गुड गुड की बात करते हैं। ये इकोनॉमिक गुड का क्या मतलब है? मतलब आप कॉमोडिटी को आप तीन अलग अलग कैटेगरी में कैसे डिवाइड कर दिया गया। कहता है कि जब आप नंबर ऑफ यूनिट कंजम्पशन और टोटल यूटिलिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे उस कॉमोडिटी को हम लोग इकोनॉमिक गुड कहते हैं। मैं आपको भी समझाता हूँ एक एग्जांपल के हेल्प से। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होता है कि नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड और टोटल यूटिलिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होना। मतलब कि जैसे जैसे आप किसी प्रोडक्ट का कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाओगे, और अगर उससे आपका टीयू इंक्रीज होता है, तो हम उस टाइप के प्रोडक्ट को बोलते हैं इकोनॉमिक गुड, उस टाइप के कमोडिटी को बोलते हैं इकोनॉमिक गुड। सिमिलरली इकोनॉमिक बैड में क्या कंसेप्ट है कि अगर नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड और टोटल यूटिलिटी के अंदर में इनवर्स रिलेशनशिप हो, मतलब कि अब जब आप कमोडिटी को कंज्यूम करना एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो तो आपका जो यूटिलिटी है वो कम होता जा रहा है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को बोलते हैं, इस टाइप की कमोडिटी को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक बैड। और न्यूट्रल का क्या कंसेप्ट है? मतलब यहाँ पे आप इनडिफरेंट हो, मतलब कि आप अगर कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज भी कर रहे हो तो आपके टीयू में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था। क्लास 11th में जब आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते थे तो वहां पे कुछ इस तरीके से आप एग्जांपल के फॉर्म में पढ़ते थे। लेटर सपोज हमारे पास कोई भी कमोडिटी है जिसकी यूनिट गिवन है, एक्स एक कमोडिटी है जिसका यूनिट हमारे पास गिवन है, विच इज कुछ इस तरीके से। लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब जैसे जैसे आप यूनिट को, इस गुड एक्स को कंज्यूम करोगे, आपको इसके बदले में कुछ यूटिलिटी मिलेगा, कुछ मजा मिलेगा, कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो लेटर सपोज आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन को फॉलो करते थे, तो उसमें आप पढ़ते थे, लेटर सपोज मैंने बोला एमयू है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स।
कि जैसे आपकी पहला यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करोगे तो आपको 10 यूनिट का, मान लेते हैं 10 यूटिल्स का मजा मिलेगा। फिर जैसे आप दूसरा यूनिट को कंज्यूम करोगे तो आपको मजा मिलेगा, बट पहले के जैसा नहीं मिलेगा आपको। इस बार सपोज 8 यूनिट का या 8 यूटिल्स का मजा मिलेगा। और इस तरीके से आप इसको फॉलो करते थे, पहले के से 10, दूसरे से 8, तीसरे से 6, चौथे से लेकर सपोज 4, पांचवें से 2, फिर छठे से 0, सातवें से -2। ये कांस्टेंट कम होगा, ये ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए बोला है। अच्छा, उस टाइम पे आपने कुछ एग्जाम्पल से सीखा होगा कि मान लेते हैं आपको भूख लगी है, आपने पहला सेब खाया तो उससे आपको ज्यादा मजा मिला। फिर जाके दूसरा सेब खाया तो सिंस आपकी भूख अब मिट चुकी है तो दूसरे से पहले के जैसा मजा नहीं आएगा, थोड़ा कम मजा आया होगा। फिर आपने तीसरा सेब खाया तो तीसरे सेब से पहले दूसरे में जितना मजा आएगा उससे अब कम मिलेगा। इस तरीके से आपकी जो है, जैसे जैसे आप यूनिट को बढ़ाते जाओगे कंज्यूम करना, आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। यहां तक किसी को डाउट है? अगर ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन आपको याद नहीं है तो मैं अच्छे से समझाऊंगा, मतलब क्लास 11th में ले जाके समझाऊंगा। यानी अगर समझ पा रहे हो मेरी बात को तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनीवन, किसी को डाउट? नो सर। क्लियर है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज करते रहेंगे तो जो एमयू होगा वो फॉल करेगा। ओके। जब मैं यहां से टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करूं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, तो पहले यूनिट से मेरे को 10 मिला था, दूसरे यूनिट से 8 मिला, मतलब पहले और दूसरे दोनों को एक साथ देखेंगे तो टोटल मेरे को 18 मिला। फिर पहले दूसरे तीसरे तीनों को एक साथ देखेंगे तो 24। फिर ऐड करते चलेंगे 28, 30, 30 + 0 30, और 30 फिर -2 तो 28। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक टेबल आ चुका है, एक शेड्यूल आ चुका है और एक से टेबल आ चुका है। अब इस टेबल को ध्यान से देखो आप, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखो। जब आप इस एक्स गुड को, अच्छा एक मैं आपको समझा देता हूँ, ये GOODS ये गुड्स और GOOD गुड ये दोनों अलग अलग है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैंने GOOD गुड लिखा है, गुड्स नहीं लिखा है। ओके, चलिए, तो मैं थोड़ा इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है। तो जब आप इस गुड्स एक्स को और यू कैन से कॉमोडिटी एक्स को यूनिट 1 से लेकर 5 यूनिट तक देखोगे तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आप अपने कॉमोडिटी को कंज्यूम करना इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपकी टीयू भी इंक्रीज कर रही है। पहले 10, फिर 18, फिर 24, मतलब पहले 10, फिर 18, फिर 24, फिर 28, फिर 30, कुछ इस तरीके से। तो हम क्या देख रहे हैं कि यूनिट ऑफ कंज्यूम और टोटल यूटिलिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये जो गुड एक्स है, ये जो कॉमोडिटी एक्स है, फ्रॉम यूनिट 1 टू फ्रॉम यूनिट 5, इसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक गुड। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 से लेके 5 यूनिट तक में जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है ये आपका पॉजिटिव है। तो इस केस में यहाँ पे जो आपका एमयू होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर से टेबल को देखो ध्यान से। अब जैसे ही आप यूनिट नंबर 5 से यूनिट नंबर 6 को देखोगे तो आपका टीयू में कोई चेंजेस नहीं आया है। इस बार आपने अपने यूनिट के कंजम्पशन को इंक्रीज तो किया, 5 से 6 तो किए, बट आपका टीयू रिमेन सेम है, 30 का 30 ही है। तो इस टाइप के गुड्स को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक न्यूट्रल। यहाँ पे आप इनडिफरेंट हो। और जैसे ही आप, अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, नोटिस करोगे तो जो आपका एमयू है इस टाइम पे वो है इक्वल टू 0। एमयू इक्वल टू 0। फिर से टेबल पे ध्यान दो। अब जब टेबल पे आप देखोगे, जैसे ही आप यूनिट नंबर 6 से 7 पे आओगे तो आपने क्या किया है, यूनिट के कंजम्पशन को इंक्रीज किया, बट आपका जो टोटल यूटिलिटी है इस बार फॉल कर गया। तो यूनिट कंजम्पशन इंक्रीज किया, टीयू आपका फॉल किया, इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है। तो ये इस टाइम पे ये कॉमोडिटी आपका क्या है, इकोनॉमिक बैड। और टेबल को देखोगे तो इस टाइम पे आपका जो एमयू है वो क्या है, निगेटिव। तो यहां से एक चीज समझ में क्या आता है कि कोई भी एक कॉमोडिटी किसी हद तक आपके लिए इकोनॉमिक गुड होगा, किसी स्टेज तक। उसके बाद वो आपके लिए एक इकोनॉमिक न्यूट्रल होगा, और उसके बाद वो इकोनॉमिक बैड होगा। हम कब डिसाइड करेंगे कि वो इकोनॉमिक गुड है, न्यूट्रल है या इकोनॉमिक बैड है? वो डिपेंड करता है कि जब तक हम उस कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर मेरा टीयू इंक्रीज कर रहा है तो वो मेरे लिए इकोनॉमिक गुड है।
अगर मेरा टीयू जो है रिमेन सेम रहा तो मेरे लिए वो एक न्यूट्रल है, अगर मेरा टीयू फॉल कर गया तो मेरे लिए वो इकोनॉमिक बैड है। यहाँ पे इकोनॉमिक गुड, इकोनॉमिक न्यूट्रल और इकोनॉमिक बैड के लिए हम लोग ये कंडीशन को भी यूज करते हैं कि जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव का बेसिकली मतलब है कि जैसे जैसे आप गुड्स के कंजम्पशन को इंक्रीज करोगे आपका टीयू बढ़ेगा। इसी का मतलब है एमयू पॉजिटिव, क्योंकि एमयू पॉजिटिव मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मजे मिलना चालू होंगे। मतलब पहले 10 मिला तो बाद में भले कम मजे मिलेंगे लेकिन एक पॉजिटिव नंबर में मिलेगा। तो आप साफ साफ देख सकते हो। तो जब तक आपका एमयू पॉजिटिव रहता है तो उस केस में भी हम उस गुड को इकोनॉमिक गुड कहते हैं। एमयू अगर आपका जीरो हो गया तो वो गुड इकोनॉमिक न्यूट्रल हो जाएगा। एमयू आपका नेगेटिव हो गया तो वो गुड इकोनॉमिक बैड होगा। तो एक सिंगल गुड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में आपके लिए इकोनॉमिक गुड भी हो सकता है, इकोनॉमिक न्यूट्रल भी हो सकता है एंड इकोनॉमिक बैड भी हो सकता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात और सुनो, एक सिंगल गुड डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर के लिए, किसी के लिए इकोनॉमिक गुड हो सकता है, किसी के लिए इकोनॉमिक बैड हो सकता है, किसी के लिए न्यूट्रल हो सकता है। कैसे, मान के चलो, लेट अस सपोज एक मूवी लगी हुई है, ठीक है। एक थिएटर में मूवी लगी हुई है, आप लोग तीन दोस्त ए बी एंड सी, ये तीन दोस्त मिलकर मूवी देखने जा रहे हैं। अब इन तीनों दोस्त का जो प्रीफरेंस है वो अलग अलग है। जो ए है ना, इसको एक्शन मूवी देखने का मतलब मजा अलग है, इसको एक्शन मूवी देखना पसंद है। जो बी है इसको कॉमेडी मूवी चाहिए। और जो सी है ये बेसिकली लेट अस सपोज ड्रामा, जिस मूवी में एक्टिंग वगैरह अच्छी हो, मतलब ड्रामा मूवी देखने में इसको, ड्रामेटिक मूवी देखने में इसको पसंद है, कि जहां पे ड्रामेटिक मूवी हो तो इसको ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इन तीनों को लेट अस सपोज सैटरडे को इन तीनों ने एक प्रोग्राम बनाया कि आज सैटरडे नाइट है, आज थोड़ा जाके मूवी देखकर आते हैं। अब जब ये लोग मूवी देखने जाएंगे तो पर्दा पे तो एक ही मूवी लगा है, कोई एक ही मूवी लगा हुआ है, लेट अस सपोज कोई एक मूवी है, वो एक कॉमेडियन मूवी चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये तीनों मिलकर बैठा उस फिल्म को देखा। जो ए है और जो बी है और जो सी है, सिंस बी को कॉमेडी मूवी देखना ज्यादा पसंद है तो बी के लिए जो प्रीफरेंस होगा इस फिल्म को देखने का, इस मूवी को देखने का, वो अलग होगा इन कंपेयर टू ए एंड सी। अब ये जो ए और सी है इसके पीछे ध्यान सुनो क्या होता है। जब मैंने बी से पूछा कि बताओ आपने जो अपना 3 घंटा को यूज किया मूवी देखने में, तो आपको इससे मजे मिले या फिर आप बोर हो रहे हो। तो इसने बोला कि इससे बहुत मजे मिले, मेरे को मेरा जो यूटिलिटी है वो बहुत मिला मेरे को। तो इसके लिए ये सेम मूवी इकोनॉमिक गुड कहलाएगा, क्योंकि इसको मजे मिले हैं, मतलब इसको इसकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज की हुई है। ओके। अब जब मैंने ए से पूछा जिसको एक्शन मूवी पसंद था, बट सिंस तीनों दोस्त मिलकर आए थे मूवी देखना तो उसको मजबूरी में कॉमेडी मूवी देखना पड़ा, तो मैंने ए से पूछा तो ए बोला कि चलेबुल था, मेरे को ना मजा मिला ना मैं बोर हो रहा हूँ, बस आराम से बैठकर मैं देख रहा हूँ। तो इसके लिए यही मूवी एक न्यूट्रल की तरह ट्रीट किया जाएगा कि इसके ट्यू में कोई चेंजेस नहीं आया है। और जब मैंने सी से पूछा तो सी ने बोला क्या फालतू का जोक था, कुछ से कुछ बोलकर निकल गया, आप लोग फालतू में हंस रहे थे, ऐसा कुछ बोल के मतलब इसको बोर कर दिया, 3 घंटा ये बर्बाद कर दिया अपना। तो इसके लिए यही मूवी आज इकोनॉमिक बैड कहलाएगा, क्योंकि इसकी टीयू जो है वो फॉल कर गई। तो एक सिंगल कॉमोडिटी जो है तीन डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ का इकोनॉमिक गुड है। तो एक सिंगल गुड्स कैन बी इकोनॉमिक गुड, इकोनॉमिक बैड और इकोनॉमिक न्यूट्रल फॉर डिफरेंट कंज्यूमर। आर्यव, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके। तो अभी हमने क्या देखा कि एक गुड डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे इकोनॉमिक गुड भी हो सकता है, इकोनॉमिक बैड भी हो सकता है और इकोनॉमिक न्यूट्रल भी हो सकता है। एक ही गुड्स, अच्छा गुड्स और गुड अलग अलग है, ठीक है। तो एक ही गुड्स और यू कैन से एक ही कॉमोडिटी डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर के लिए इकोनॉमिक गुड हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है एंड बैड हो सकता है। वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर के प्रीफरेंस के ऊपर में कि उसका क्या प्रीफरेंस है। यहां तक किसी को डाउट एनी, कि कब किसी गुड को इकोनॉमिक गुड कहेंगे, कब किसी गुड को इकोनॉमिक न्यूट्रल कहेंगे, कब इकोनॉमिक बैड कहेंगे। नो सर। मैं थोड़ा सा ऊपर एक बार और लिख देता हूँ। इकोनॉमिक गुड हम उस टाइम पे कहेंगे जिस टाइम पे एमयू पॉजिटिव। और इसी चीज को एक और नाम से कहा जाता है, डेट इज मोनोटोनोसिटी। अच्छा, इसी चीज को एक और तरीके से हम लोग बोलते हैं, डेट इज मोर इज बेटर, मतलब जितना मिल जाए उतना मेरे लिए अच्छा। ओके।
तो जब भी मेरे को किसी भी गुड के लिए, किसी भी कमोडिटी के लिए इकोनॉमिक गुड प्रूफ करना हो, तो मेरा मेन प्रूफ होगा ये, एमयू पॉजिटिव प्रूफ करना। जब भी किसी कमोडिटी के लिए अगर मुझे मोनोटोनोसिटी प्रूफ करना हो, तब भी मेरा मेन काम होगा एमयू को पॉजिटिव प्रूफ करना। और जब भी किसी गुड कमोडिटी के लिए मुझे मोर इज बेटर प्रूफ करना हो, तब भी मेरा काम होगा एमयू को पॉजिटिव प्रूफ करना। तो अगर एग्जामिनर कोई कमोडिटी के बारे में मेंशन करता है और बोलता है कि ये इकोनॉमिक गुड है, या मोर इज बेटर है, या मोनोटोनोसिटी है, ये बताओ, तो आपका काम क्या है, एमयू को पॉजिटिव प्रूफ करना। सिमिलरली जब मैं इकोनॉमिक बैड के ऊपर आऊंगा, तो इकोनॉमिक बैड तब होगा जब एमयू आपका नेगेटिव हो। एमयू क्या हो, नेगेटिव हो। और इसको हम लोग ये भी बोलते हैं लेस इज बेटर, जितना कम मिले उतना अच्छा। क्योंकि अगर आप उस चीज को कंज्यूम करोगे तो आपकी टीयू तो फॉल ही कर जाएगी ना, तो इससे बढ़िया है कि मुझे कंज्यूम ही नहीं करना है। तो अगर एग्जामिनर कहता है कि कोई कमोडिटी को लेस इज बेटर प्रूफ करो या इकोनॉमिक बैड बताओ, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए उसके एमयू को नेगेटिव प्रूफ करना। और जब इकोनॉमिक न्यूट्रल की बात करेंगे, तो इस केस में आपका एमयू को इक्वल टू जीरो बताना है आपको, कि उस चीज से, उस कमोडिटी से आपके टोटल इक्विटी में कोई चेंजेस नहीं है। तो किसी को डाउट है यहाँ तक कि थ्री डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कमोडिटी, इकोनॉमिक गुड, इकोनॉमिक बैड एंड इकोनॉमिक न्यूट्रल में कैसे प्रूफ करेंगे, क्या मतलब है, एनीथिंग, कोई भी डाउट हो तो बता। सर यस। सर जैसे हम हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी का कुछ भी शेड्यूल बनाते हैं, तो सर हम हम्म हमेशा सेकंड यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी को फॉल करवा देते हैं। पर सर क्या हम्म कभी ये पॉसिबल नहीं है कि एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद हम्म। सेकंड यूनिट में ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो फिर फॉल हो? यस यस, तो सर ये ये भी पॉसिबल है, है ना? ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन नहीं, ओके ऐसे सर। नहीं ये जो आप कह रहे, ध्यान सुनो, अगर आप ये कह रहे हो कि लेटर सपोज कोई यूनिट है 1 2 3 4 और ये एमयू है, आप ये बोलो कि पहले से मेरे को 10 मिला, दूसरे से मेरे को 15 मिल जाएगा लेटर सपोज, और तीसरे से फिर मेरे को 9 मिलेगा, 9 मिलेगा, तो ये यस। पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि अगर आपको वो गुड्स या वो कमोडिटी पसंद है, तो पहले बार में जितना मजा आपको मिलेगा ना, वो सेकेंड बार में कभी नहीं मिल सकता। अगर आपको अच्छा। पिज्जा पसंद है, ठीक है, तो जब आप पिज्जा का पहला बाइट आप लेते हो, उससे जो आपको मजा मिलता है, सेकेंड बाइट से नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा, ये हो ओके सर। सकता है। लेटर सपोज ये यूनिट है 1 2 3, और इसके करॉस्पॉन्ड में एमयू है। पहला यूनिट मैंने लिया, इसके लिए इससे मेरे को मार्जिन 10 मिला, दूसरे से 15 मिलेगा, तीसरे से 20 मिलेगा, चौथे से 25, मतलब आपका एमयू इंक्रीज कर सकता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी फेल हो सकता है एक्सेप्शनल केस में। तो ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं पर सर इंक्रीज सर करेगा तो इंक्रीज ही करेगा और फॉल करेगा तो फॉल ही करेगा। है। हाँ, फॉल करेगा तो फॉल करेगा, इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज ही करेगा। ओके सर, थैंक यू सर। पर ये तो अजम्पशन हम लेते हैं ना, वैसे अगर हम ह्यूमन बिहेवियर देखें तो ऐसा तो हाँ, हो सकता रैशनल है ना। बिहेवियर के लिए हमेशा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन जो कि होता है, मतलब ये वाला केस जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे हैं, ये है रैशनल बिहेवियर। रैशनल कंज्यूमर का ये हमेशा होता है, मतलब नॉर्मली हम लोग इसको लेके चल रहे होते हैं। ये जो मैंने बताया, दिस इज एक्सेप्शनल केस। ओके सर। ओके, समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी होती है, लेटर सपोज जब मैं बात करता हूँ अल्कोहल की या आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तो ये सब ऐसे प्रोडक्ट है जिसको आप पहले कंज्यूम करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट जब उसको आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे कंजम्पशन करना, तो फिर जाके वो आपको ज्यादा मजा देने लगेगा। क्लियर? यस सर। हाँ। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू जो है वो होल्ड नहीं करता, तो उसको हम लोग एक्सेप्शनल केस में कहते हैं। ओके, सो इकोनॉमिक गुड, इकोनॉमिक बैड एंड इकोनॉमिक न्यूट्रल, ये सबको क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। ओके, तो अब ध्यान सुनो, अभी तक जो आप, जब से आपने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया, तो क्लास 11 से आपने अच्छे तरीके से इकोनॉमिक स्टार्ट किया है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा है वो सब इकोनॉमिक गुड के बारे में पढ़ा। मतलब जब भी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिखते हो ना, गुड एक्स या गुड वाई, तो वो ये होता है, इकोनॉमिक गुड होता है, ये वाला। जहां पे जैसे जैसे आप किसी भी गुड्स की कमोडिटी क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे, तो आपका टी मतलब उससे आपको ज्यादा मजा ही मिलेगा। तो मतलब क्लास 11 से लेकर सेमेस्टर थर्ड तक जो आपने जो भी पढ़ा है गुड्स को लेकर, रिलेट करके, वो सारे के सारे क्या थे, इकोनॉमिक गुड थे। सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस में भी आप जो पढ़ोगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इकोनॉमिक गुड ही होंगे।
इरिस्पेक्टिव कि अगर किसी तरीके का क्वेश्चन में स्पेशल कैटेगरी मेंशन ना हो, अगर क्वेश्चन में जब तक ये नहीं बोलता है कि दिया गया जो कमोडिटी है वो इकोनॉमिक बैड है या लेस इज बेटर है या एमयू निगेटिव है या इकोनॉमिक न्यूट्रल है, तब तक हम इसको कंसीडर लेके नहीं चले। क्लियर? यस सर। ओके। जब आप सेमेस्टर 4 में आओगे या सेमेस्टर 3 के अंदर में भी कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां पे आपको इसका यूज मिलेगा, इकोनॉमिक बैड का, इकोनॉमिक न्यूट्रल का। ओके, चलो। तो ये हो गया आपके पास सबसे पहले तो कि कोई भी कमोडिटी इकोनॉमिक गुड, बैड एंड न्यूट्रल तीनों चीज हो सकती है। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है दैट इज, चलो, इनडिफरेंस कर्व। सबको पता है इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? यस सर। याद हो तो कुछ इस तरीके से आप बनाते थे, लिखते थे अगर ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, तो आपके पास कुछ इस तरीके से कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन आप ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनाते थे। इसको क्या बोलते थे कि इंडिफरेंस कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वेयर टोटल यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन लेवल आर सेम इन इच पॉइंट। मतलब ए पॉइंट पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स मिलेगा, मतलब डिफरेंट एक्स एंड डिफरेंट वाई मिलेगा। बी पॉइंट पे डिफरेंट एक्स डिफरेंट वाई मिलेगा। सी पॉइंट पे डिफरेंट एक्स डिफरेंट वाई मिलेगा, लेकिन हर एक पॉइंट से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होगा वो सेम होगा। तो इंडिफरेंस का बेसिकली हमें टू गुड्स का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है जहां पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है। चलिए, अगर इंडिफरेंस कर्व याद है तो आप सभी को ये याद होगा MRS क्या होता है, मार्जिनल जिसको रेट ऑफ आप स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बोलते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या बोलता था कि अगर आप किसी एक यूनिट के कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको दूसरे यूनिट्स दूसरे गुड्स का यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब कुछ इस तरीके से आप बोलते थे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द रेट at which consumer has to sacrifice some unit of good one in order to increase the consumption of another unit to maintain the same level of satisfaction। क्लियर है सभी को एमआरएस का फुल फॉर्म या एमआरएस का मतलब? यस सर। जो कि क्या होता था, लेटर सपोज कि मैं एक्स को बढ़ा रहा हूं तो वाई को मेरे को कम करना पड़ेगा, तो मतलब डीवाई बाय डीएक्स करते थे। और यू कैन से कि आप बोलते थे इसको स्लोप ऑफ। अच्छा, एक चीज, इसको एक मिनट के लिए इसको छोड़कर, ये फॉर्मूला सबको याद है? एम आर एस इज इक्वल टू एम यू ऑफ एक्स अपॉन में एम यू ऑफ वाई। ये ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का ये होता है। इससे आप कुछ केसेस भी बनाते थे कुछ इस तरीके से, एम यू एक्स इंटू में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई इंटू में पी वाई। तब आप डिसाइड करते थे कि अगर एम यू एक्स पी एक्स बड़ा है तो मुझे कौन से गुड्स को कंज्यूम ज्यादा करना चाहिए, कौन से गुड्स को कंज्यूम कम करना चाहिए, ये सब आप डिसाइड करते थे। हालांकि ये तो आगे पढ़ेंगे, बट ये फॉर्मूला होता है एमआरएस का, मतलब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है। अगर आप सभी को याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो इसकी डेरिवेशन आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये कैसे आया और इसका क्या मतलब होता है इंडिफरेंस करना। अगर किसी का क्लास 11th में साइंस वगैरह था तो वो आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, चलिए। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, एमआरएस के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो लेट अस सपोज मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया। अच्छा, सिंस आपका जो रीडिंग है वो है हॉल आर वेरिएंट, तो हॉल आर वेरिएंट में अब आपको ना गुड एक्स एंड गुड वाई देखने को बहुत कम मिलेगा। वो लिखता है गुड वन और गुड टू, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गुड वन, जिसको वो रिप्रेजेंट करेगा x1 से। और यहाँ पे देखने को मिलेगा गुड टू, जिसको वो रिप्रेजेंट करेगा x2 से। तो x1 इज गुड वन, x2 इज गुड टू। मैंने एक इंडिफरेंस को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया जिसका नाम मैंने दिया IC1। लेट सपोज मैंने IC1 नाम दिया, ठीक है। मान के चलते हैं ये एक पॉइंट है A, और इस A पॉइंट पे हम लोग x2 यूनिट ऑफ गुड टू कंज्यूम कर रहे थे एंड x1 यूनिट ऑफ गुड वन कंज्यूम कर रहे थे। तो A पॉइंट जो है वो मेरे को x1 कॉमा x2 ये कॉम्बिनेशन दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं A पॉइंट से B पॉइंट पे आना चाहूँ, लेट सपोज ये B पॉइंट,
तो अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आना चाहूँ, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब भी मैं आऊंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो गुड X1 है, मतलब गुड वन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब गुड वन का कंजम्पशन आप बढ़ा रहे हो। सिंस गुड वन का कंजम्पशन आप बढ़ाओगे और ये एक इकोनॉमिक गुड है तो आपका टीयू बढ़ेगा। तो सिंस एक इंडिफरेंस कर पे टीयू सेम होना चाहिए, तो आपको टीयू सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, X2 को सेक्रीफाइस करोगे। तो यही ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आने के लिए आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का कंसेप्ट पढ़ते थे कि अगर मैं ए से बी पे जा रहा हूं तो गुड एक्स को बढ़ा रहा हूं, तो मैं कितना गुड टू को, मतलब गुड वन को बढ़ा रहा हूं तो मैं कितना गुड टू को कम करूंगा कि मेरा टोटल यूटिलिटी क्या रहे, रिमेन सेम रहे। यहीं से कंसेप्ट आता था मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो लेट अस सपोज जब मैं बी पॉइंट पे आया तो बी पॉइंट में मेरे को X1 डैश, मतलब गुड वन का ये यूनिट मिल रहा है और गुड टू का X2 डैश ये मिल रहा है। तो बी पॉइंट पे जो बंडल है वो ये है X1 डैश कॉमा X2 डैश। ओके, तो अगर आप सभी एग्री करो तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि X1 के बढ़ने से, मतलब गुड वन के बढ़ने से जितना आपका टीयू इंक्रीज किया था उतना ही आपका गुड टू के कम होने से टीयू फॉल किया होगा, जिसके वजह से आपका टीयू रिमेन सेम रहा। ये क्लियर, यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके, कि गुड वन के बढ़ने से जो आपका टीयू इंक्रीज किया होगा तो आपको गुड टू को आपने उतना ही फॉल किया होगा, मतलब टीयू को आपने उतना ही फॉल किया होगा, सो डैट कि आपका जो टोटल यूटिलिटी है जो पॉइंट ए पे था वही पॉइंट बी पे भी रहे। मैंने एग्जांपल के लिए बोल दिया कि ये जो रेड कलर का इंडिफरेंस कर्व है ना, इससे जो टोटल यूटिलिटी मिलता है वो 100 यूटिल्स का मिलता है। मैंने इसे नॉर्मली लिख दिया समझाने के लिए। तो जैसे ही आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचे हो तो आपने गुड वन को बढ़ाया भी एंड गुड टू को कम किया साइमल्टेनियसली। अब इसी चीज को थोड़ा स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं। मतलब एक बार हम लोग गुड वन को बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या होता है, फिर गुड टू को कम करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट अस सपोज हम लोग पहले इनिशियली पॉइंट ए पे थे और मैंने क्या किया, इस ए पॉइंट से मैं आगे की ओर इस तरफ मूव कर रहा हूं और यहाँ इस सी पॉइंट पे आ गया। ये सी पॉइंट मेरे को क्या बताएगा, इस सी पॉइंट पे आपका गुड वन इंक्रीज हो गया है, गुड टू रिमेन सेम है। मतलब जब सी पॉइंट पे आप बंडल देखोगे तो आपके पास जो गुड वन का बंडल होगा वो होगा X1 डैश और जो गुड टू की क्वांटिटी होगी वो होगी X2। अगर आप सभी एग्री करो तो आपके सी पॉइंट पे आपका ये टीयू इंक्रीज कर गया होगा। ये मतलब सी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर यहां तक? किसी को डाउट? मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने गुड टू में कोई छेड़खानी नहीं किया, बस गुड वन को इंक्रीज किया। तो जाहिर सी बात है कि एक गुड को आपने सेम रखा और दूसरे गुड को बढ़ा दिया और वो एक इकोनॉमिक गुड है तो आपकी टीयू इंक्रीज की होगी। सिंपल सी बात है। तो आपका टीयू इंक्रीज कर गया। आप ये चेक करना चाहते हो कि जो आपके टीयू में चेंज आया है, जो आपके टीयू में चेंज आया है वो क्यों आया है, ड्यू टू चेंज इन गुड वन, गुड वन के चेंज करने पे, और चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। यहां तक क्लियर? जिसको अगर मैं, सिंस आप लोगों ने सेमेस्टर 2 में पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ लिया है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि आपने टोटल यूटिलिटी में चेंज किया ड्यू टू चेंज इन, और यू कैन से पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू गुड वन और कीपिंग गुड टू कांस्टेंट। यही मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स में इसका, कि आपने किस, आप में आपके पास फंक्शन क्या है, कुछ इस तरीके से फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन है जो कि दो गुड्स को एक्सप्लेन कर रहा है, गुड वन एंड गुड टू को। तो आपने क्या किया, यूटिलिटी में आपका चेंज आया ड्यू टू चेंज इन गुड वन और इस टाइम पे आपका गुड टू क्या है, कांस्टेंट है। ये बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है आपका सी पॉइंट। और सिंस सी पॉइंट आगे है तो डेफिनेटली सी पॉइंट से कोई ना कोई एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ होके जा रहा होगा कुछ इस तरीके से। और ये भी आपको पता होगा इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी की, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर सेटिस्फेक्शन। लेट अस सपोज IC2 पे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी है, वो 150 का है। यहां तक में किसी कुछ पूछना है? नहीं? ए से सी पॉइंट पे गए, ए पे मिलने वाला यूटिलिटी 100 था, सी पे मिलने वाला यूटिलिटी 150 है। ये इसलिए है
क्योंकि आपके पास सी पॉइंट पे आप गुड वन का कंजम्पशन को बढ़ा दिए हो और गुड टू रिमेन सेम। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ, ध्यान से देखो। एक बात बताओ, आप जब रेड कलर के इंडिफरेंस करते थे तो आपको 100 यूनिट का टोटल यूटिलिटी मिल रहा था। जब आप ब्लैक कलर के इंडिफरेंस करते हो तो आपको 150 यूनिट का टोटल यूटिलिटी मिल रहा है। मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। न्यू मतलब यूटिलिटी फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व टू माइनस ओल्ड यूटिलिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व वन। यहां से आपको मिल रहा है 150 का, यहां से आपको मिल रहा है 100 का। दिस इज नथिंग बट चेंज इन टोटल यूटिलिटी, जो कि होगा +50 का। क्लियर? यस सर। और अगर मैं यहां से चेंज इन टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला डिराइव करूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ? चेंज इन टीयू इज नथिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वन इनटू में चेंज इन गुड वन, मतलब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को आप ये बताओ, क्या ये चीज और ये चीज दोनों सेम है? ये भी तो चेंज इन टीयू बता रहा है और ये भी चेंज इन टीयू ही बता रहा है। ये भी चेंज बता रहा है ड्यू टू चेंज इन गुड वन, ये भी चेंज बता रहा है ड्यू टू चेंज इन गुड वन। दोनों सेम ही है ना? यस और सर। ये क्या है? यस ये पॉजिटिव का चेंज है, +50 का चेंज है। मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन वन। क्लियर? अब ध्यान से देखते हैं, जब मैं ए से सी पॉइंट पे गया तो सी पॉइंट पे क्या हुआ था? सिर्फ गुड वन बढ़ा था और गुड टू सेम रहा। अब मैं उल्टा करूंगा, अब मैं ए से एक डी पॉइंट पे आऊंगा, ये वाला पॉइंट। इस डी पॉइंट पे क्या होगा? गुड टू फॉल करेगा बट गुड वन सेम रहेगा। मतलब डी पॉइंट के लिए जब मैं कॉम्बिनेशन देखूं तो मेरे को क्या मिलेगा? x1 x2 डैश। तो डी पॉइंट पे मेरा गुड टू फॉल कर रहा है बट गुड वन क्या है? सेम है। तो आप इस डी पॉइंट से भी कोई ना कोई एक इंडिफरेंस पर पास कर रहा होगा, विच इज नथिंग बट लेटर सपोज IC0। और एक बात बताओ, क्या IC0 अगर लोअर है तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन भी कम मिलेगा? आप ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ही आप डी पॉइंट पे आए तो इस टाइम पे आपका गुड वन तो सेम है बट गुड टू फॉल कर गया। और सिंस गुड टू एक इकोनॉमिक गुड था तो अगर उसको फॉल करोगे तो आपका टीयू क्या करेगा? फॉल करेगा। यहां तक समझ में आया? लेटर सपोज IC0 पे जो आपको मिल रहा था यूटिलिटी, वो मिल रहा था 50 यूनिट का। ओके, अच्छा 50 मैंने अपने मन से क्यों लिखा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं सेम चीज को यहाँ पे ये लिखूं कि इस बार टोटल यूटिलिटी में चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन गुड टू, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन गुड टू और कीपिंग x1 कांस्टेंट। इस बार आपने गुड वन को कांस्टेंट रखा, कीपिंग x1 कांस्टेंट। यही आपका क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड टू। अच्छा, इसको अगर न्यू एंड ओल्ड वाले मतलब इस वाले तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, इस वाले तरीके से, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेरा जो नया टोटल यूटिलिटी है वो क्या है? IC0 से 50 और जो पुराना था वो था क्या? 100। तो मतलब कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि जैसे ही मैंने गुड टू को कम किया तो न्यू मेरे पास जो यूटिलिटी आया था विच इज IC0, और पुराना जो था विच इज IC1, ये 50 का था, ये था 100 का। तो मेरे पास यही है चेंज इन टीयू विच इज नथिंग बट -50। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे मैंने 50 क्यों लिखा? मैंने 50 इसलिए लिखा क्योंकि मैं जो मेरे को पहले वाला टोटल यूटिलिटी में चेंज आया था ये वाला, इसका जो मैग्नीट्यूड है और जो दूसरे वाला टोटल यूटिलिटी में चेंज आएगा इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको मेरे को सेम रखना है। साइन से मुझे कोई मतलब नहीं बट मैग्नीट्यूड को मुझे सेम रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि अगर मैं x1 को बढ़ा रहा हूं x2 को सेम रखकर तो उससे जो मेरी टीयू बढ़ी है तो मेरे को x2 को भी उतना ही कम करना पड़ेगा जिससे कि टीयू उतना ही कम हो, जिससे कि हम दोबारा से इस बी पॉइंट पे पहुंच सके। क्योंकि मेरे को आफ्टर ऑल पहुंचना तो बी पॉइंट पे ही है, क्योंकि बी पॉइंट मेरे को ये सी मतलब सी एंड डी को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया था, बट बी पॉइंट क्या बता रहा है? सी एंड डी का कॉम्बिनेशन। बी पॉइंट पे आप x1 डैश एंड x2 डैश दोनों पे पहुंच चुके हैं।
और बी पॉइंट बता रहा है कि आपका टी यू जो ए पॉइंट पे था वही बी पॉइंट पे भी होना चाहिए। तो टी यू जो ए पॉइंट पे था वही बी पॉइंट पे रहने के लिए सी पॉइंट पे जितना टी यू इंक्रीज किया था उतना ही मेरे को डी पॉइंट पे डिक्रीज कराना पड़ेगा, सो दैट कि जब ये दोनों ऐड हो जाए तो आपके पास नेट चेंज जीरो आए। टी यू में नेट चेंज क्या है? जीरो आए। इसी चीज को अगर आप समझ गए तो मैं यहां से इसको ये लिख सकता हूं कि जो चेंज इन टी यू है विच इज नथिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड टू इनटू में चेंज इन गुड टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और ये जो चेंज इन टी है ये है नेगेटिव ऑफ 50 का। इक्वेशन नंबर 1 में क्या था? पॉजिटिव ऑफ 50 का। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? नेगेटिव ऑफ 50 का। इक्वेशन नंबर 1 में क्या किए थे? गुड टू को सेम रखे थे, गुड वन को बढ़ाए थे। इक्वेशन 2 में क्या किए थे? गुड वन को सेम रखे थे, गुड टू को कम किए थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों को एक साथ करना चाहता हूँ, मतलब दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब गुड वन को बढ़ाऊंगा भी, गुड टू को कम भी करूंगा, देखूंगा क्या हो रहा है। जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा, तो आप सभी एग्री करो जो एलएचएस है, इसके एलएचएस में प्लस का 50 है और इसके एलएचएस में माइनस का 50 है, तो ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे? जीरो। और जो आरएचएस है वो आपस में ऐड होंगे। आरएचएस क्या है? इसका आरएचएस है ये MU(x1) इंटू में चेंज इन x1, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MU(x1) इंटू में चेंज इन x1 प्लस इसका आरएचएस क्या है? MU(x2) इंटू में चेंज इन x2। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैंने क्या लिखा? MU(x2) इंटू में चेंज इन x2 इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में MU(x1) इंटू में चेंज इन x1, थोड़ा सा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन x2 अपॉन में चेंज इन x1 जो होगा वो होगा माइनस में MU(x1) अपॉन में MU(x2)। अगर आप इस x2 को y के तरह देखोगे तो चेंज इन y, और x1 को x के तरह देखोगे तो चेंज इन x, तो dy बाई डी एक्स, इसी को आप बोलते थे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जो कि क्या है आपका आफ्टर ऑल MU(x1) अपॉन में MU(x2)। तो यहीं से हम लोग बोलते हैं जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? MU(x1) अपॉन में MU(x2)। ये जो बाहर का नेगेटिव साइन है ना, ये बस आपको इतना बता रहा है कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है ना वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व। किसी को डाउट है इसकी डेरिवेशन में? ओके। अच्छा, थोड़ा सा और थोड़ा बताए। ये जो आपका MU है, मतलब ये यहाँ पे जो हमारे पास MU(x1) ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा यूटिलिटी को डिफरेंशिएट करके विथ रिस्पेक्ट टू x1। और जो ये MU(x2) है ये कैसे निकलेगा? यूटिलिटी को डिफरेंशिएट करके विथ रिस्पेक्ट टू x2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर MU(x1) MU(x2). मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 कैसे निकलेगा? आपने यूटिलिटी को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x1। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 कैसे निकलेगा? आपने यूटिलिटी को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x2। क्लियर? सर यूटिलिटी को डिफरेंशिएट मतलब जो हमें फंक्शन होगा वो? हाँ बिल्कुल। ओके सर। ओके। ये बेसिकली मैंने न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि वैसे आपको तो करना न्यूमेरिकल ही है, जहां तक आपने समझा चीजों को कि एक्चुअली में चीज क्या कहना चाह रहा है, थ्योरी क्या कहना चाह रहा है। ये थ्योरी कहना चाह रहा है कि अगर आपने किसी एक गुड को एक्स्ट्रा बढ़ाया है तो आपको दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिससे कि आपका टीयू क्या है? रिमेन सेम रहे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस फॉर्मूला से करेंगे, ऐसे कैलकुलेट किया जाए। ओके। यस। चलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? एनीवन? तो आपको आगे से ध्यान रखना है, MRS इज नथिंग बट दिस। चलो, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा एक चीज करते हैं, ध्यान से देखो। अब मान लेते हैं मेरे पास ये जो ए पॉइंट था, डायग्राम सबको दिख रहा है? यस सर। ये जो ए पॉइंट था इस पे एक कॉम्बिनेशन मिल रहा था x1 एंड x2।
और ये जो बी पॉइंट था इस पे एक कॉम्बिनेशन मिल रहा था x1 डैश एंड x2। ठीक है। अब बीइंग अ कंज्यूमर मेरे को ये डिसाइड करना है कि मैं ए पॉइंट लूं या बी पॉइंट लूं, मतलब ए वाला बंडल लूं या बी वाला बंडल लूं। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते लेट अस सपोज एक दुकानदार है। ठीक है। उसने मेरे को दो बंडल थमाए, एक बंडल ए है और एक बंडल बी है। बंडल ए में कुछ इस तरीके से था, 6 बैग ऑफ व्हीट, 3 बैग ऑफ राइस। ओके। जब मैं बंडल बी को लेके जा रहा हूँ, बंडल बी उसमें जो मुझे को मिल रहा था वो कुछ इस तरीके से मिल रहा था, 5 बैग ऑफ व्हीट और 4 बैग ऑफ राइस। जब मैं नॉर्मली देखूं, पूरा अंधा होके, मतलब नॉर्मली इस तरीके से देखो कि मैंने पूछा कि दुकानदार से बताओ कि मैं 500 रुपये दूंगा तो आप कितने बोरी कितने बैग मुझे को व्हीट और राइस दोगे। तो दुकानदार कहता है कि 9 बोरा, 9 टोटल। अगर इसको भी जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, इसको भी दो जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। मतलब ए बंडल में से भी आपको 9 पैकेट मिल रहे हैं, बी बंडल में से भी आपको 9 पैकेट मिल रहे हैं। मैंने दुकानदार से बोला थोड़ा और एक्सप्लेन करो कि कौन सा सामान आप कितने बैग दोगे। तो कहता है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप व्हीट का 6 बैग ले लो और राइस का 3 बैग मिलेगा, या तो आप व्हीट का 5 बैग ले लो, राइस का 4 बैग मिलेगा। अब मैं एक कंज्यूमर हूं, मेरे को ये डिसाइड करना है कि मैं कौन सा बंडल परचेज करूं, इन दोनों में से कौन से बंडल को चूज करूं। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑफ बंडल जो है अवेलेबल है। मैं सेम या डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के कई सारे बंडल मेरे पास अवेलेबल है, उनमें से मेरे को किसी एक बंडल को चूज करना है। ये क्वेश्चन अराइज हुआ। अब इस बंडल को मैं कैसे चूज करूंगा, वो डिपेंड करता है मेरे प्रीफरेंस के ऊपर, मेरे यूटिलिटी के ऊपर, कि जो मेरा प्रीफरेंस है वो कैसा है, मैं किस तरीके से मैं किस चीज को ज्यादा प्रीफर करता हूँ। और मेरा जो प्रीफरेंस है वो मेरे को बताएगा मेरा यूटिलिटी फंक्शन। तो जैसे ही आप अपने यूटिलिटी फंक्शन को पहचान लोगे तो आप क्या कर लोगे, ये डिसीजन लेने में बेसिकली आप सक्षम होगे, एबल होगे कि आपको कौन सा बंडल को चूज करना है। तो यहीं से आपके पास कंसेप्ट स्टार्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन को सीखने का, कि अलग अलग यूटिलिटी फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन में किस तरीके से आप बंडल को चूज करो। क्लियर सबको कि हम लोग क्यों Yeah. यूटिलिटी फंक्शन सीख रहे हैं। ओके। चलिए। तो सिंस हालांकि मैंने डिस्कस जब किया था सिलेबस उस टाइम पे एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी मैं फिर से कर दे रहा हूँ। वैसे तो कई सारे टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन होते हैं जो कि आप आगे मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स करोगे तो वहां पे आप सीखोगे, बट आपके सिलेबस में नॉर्मली 4 दे रखा है, बट हमें थोड़ा सा 5-6 पढ़ना है। क्या सब पढ़ना है? ध्यान से देखो। तो सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है। सबसे पहला टाइप होता है दैट इज वेल बिहेव, वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। अच्छा ऐसे में लिखता हूँ, लेट अस कुछ इस तरीके से। एक यूटिलिटी फंक्शन है जो कि दो टाइप ऑफ गुड को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब कि एक यूटिलिटी फंक्शन है जिसके अंदर में दो टाइप्स ऑफ गुड्स है, गुड वन एंड गुड टू। और इसका फंक्शन कुछ इस तरीके से है, x1 इंटू में x2। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ें। सिमिलरली दूसरा हमारे पास है, फिर से सेम, दो गुड्स को एक्सप्लेन कर रहा है। और जो हमारे पास इक्वेशन है कुछ इस तरीके से है, ax1 प्लस में bx2। इस टाइप के यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन। थर्ड वन, यूटिलिटी ऑफ x1 कॉमा x2 कुछ इस तरीके से है, मिनिमम ऑफ ax1 कॉमा bx2, मतलब इनमें से जो मिनिमम होगा वो मैं लूंगा। इस टाइप के यूनिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंप्लीमेंट। और जहां पे ए और बी जो है, मतलब दूसरे एंड तीसरे केस में जो ये हमारे पास ए और बी था ये एक स्केलर है, एक कांस्टेंट नंबर। ओके। सिमिलरली चौथा टाइप है यूटिलिटी ऑफ x1 एंड x2, वो कुछ इस तरीके से है,
x1 पे पावर अल्फा एंड x2 पे पावर बीटा, इस टाइप के यूनिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉब डॉगलस यूनिटी फंक्शन। जब मैं इस कॉब डॉगलस में अल्फा एंड बीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो ये कॉब डॉगलस ही वेल बिहेव्ड बन जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं फिफ्थ वन, यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स कॉमा में बी ऑफ x1 प्लस में x2। यहाँ पे x1 x2 दो गुड्स है, जहां पे गुड वन जो है किसी फंक्शन के तहत बॉन्ड किया गया है, मतलब बाउंड किया गया है। इसको बोलते हैं हम लोग क्वाजी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन, या क्वाजी बोलो या क्वाजाई बोलो। सिमिलरली सिक्स्थ वन हमारे पास आता है u ऑफ x1 कॉमा x2 विच इज नथिंग बट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, मतलब दो गुड का स्क्वायर है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव प्रिफरेंस। तो आपके पास देखा जाए तो मेनली ये 6 यूनिटी फंक्शन है, और इसी 6 यूनिटी फंक्शन से आपके पेपर में क्वेश्चन बने। इन सबको आपको बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा कि ये 6 डिफरेंट डिफरेंट यूनिटी फंक्शन क्या कहता है, इसमें कंज्यूमर का कैसा नेचर होता है, किस तरीके से हम लोग इसमें ऑप्टिमल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके का यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है एंड ऑल। किसी को डाउट, एनीवन कोई कुछ पूछना चाहता है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस ओके, सर। तो सिंस हमें हमारे सिलेबस में ये 6 फंक्शन पढ़ना है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे? वेल बिहेव्ड से। वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला टाइप दैट इज वेल बिहेव्ड। अब आते हैं थोड़ा सा एग्जाम की ओर। जब आपका एग्जाम में पेपर बनेगा तो जरूरी नहीं है कि आपको ये सब मेंशन हो सकता है पेपर में सिर्फ सिर्फ नाम आपको दे दे कि एक कंज्यूमर ए है और एक कंज्यूमर बी है। कंज्यूमर ए का यूटिलिटी फंक्शन, कंज्यूमर ए का जो है वो वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस को फॉलो करता है, कंज्यूमर बी जो है वो कॉब डॉगलस को फॉलो करता है। अब उसको रिलेट करके आपको बोला बंडल को चूज करो। तो अगर आपको नाम दे देगा तब भी आपको ये इक्वेशन मालूम होना चाहिए, और अगर आपको ये इक्वेशन दे देगा तब भी आपको इसका नाम याद होना चाहिए कि ये कौन सा इक्वेशन है। तो मतलब इक्वेशन और नाम दोनों आपके माइंड में होना चाहिए कि वेल बिहेव्ड है तो इसका इक्वेशन ये होगा, या ये इक्वेशन है तो ये वेल बिहेव्ड को फॉलो कर रहा है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? पेपर में आपको डायरेक्टली कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि पूरा लिख देगा, इक्वेशन भी लिख देगा, फंक्शन का नाम भी दे देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम दे दे कि ए है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट प्रेफरेंस को फॉलो करता है, बी है जो परफेक्ट कंप्लीमेंट को फॉलो करता है, तब जाके आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको उसका नेचर, मतलब यूटिलिटी फंक्शन का नेचर ये पता होना चाहिए। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में ये इक्वेशन होती है और परफेक्ट कंप्लीमेंट में ये इक्वेशन होती है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेसिकली। चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया तो लेट अस सपोज जैसे ही मेरे पास पहला टाइप आया दैट इज वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। तो सभी को पता है वेल बिहेव्ड क्या होता है? u ऑफ x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू x1 इंटू में x2। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, आप ध्यान सुनिए। कहता है कि किस टाइप के यूटिलिटी फंक्शन को वेल बिहेव्ड कहते हैं। तो ये आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो क्या? क्लास 11th में जब आपने इंडिफरेंस कर पढ़ा था तो वहां पे आपने इंडिफरेंस कर पे 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या आपने पढ़ा था? कि पहला तो इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरा क्या पढ़ा था आपके कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तीसरा क्या पढ़ा था आपने कि इंडिफरेंस कर्व, मतलब टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर बी इंटरसेक्ट। और चौथा क्या पढ़ा था कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर सेटिस्फेक्शन। तो वो चारों के चारों प्रॉपर्टी जिस भी यूटिलिटी फंक्शन में साइमल्टेनियसली होल्ड करेगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो चारों के चारों प्रॉपर्टी जिस भी यूटिलिटी फंक्शन में साइमल्टेनियसली होल्ड करेगा उस टाइप के यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो सिंस अब मेरे को ये पता चल गया कि
इस टाइप का जो इक्वेशन होता है ना, वो वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन होता है। मतलब कि दो गुड्स के मल्टीप्लीकेशन से मेरे को क्या मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा। तो मैं इसको कुछ जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके से फंक्शन गिवन है, गुड वन इंटू में गुड टू इज इक्वल टू 100। तो जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, वेल बिहेव्ड को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम ये देखना चाहते हैं, ये तो बेसिकली डायरेक्टली तो समझ में आ गया कि चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो वो वेल बिहेव्ड कहलाएगा। अब ये सच में ऐसा है या नहीं, उसको प्रूफ भी तो देखना पड़ेगा कि सच में वो चारों प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती है। तो हमें एक चीज पता है कि ये जो इक्वेशन है ये वेल बिहेव्ड इक्वेशन है। अब हमें ये प्रूफ करना है क्या ये इक्वेशन इस इंडिफरेंस करके चारों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। वैसे हमें प्रूफ करना होता है शुरुआत के दो को, बाकी के जो लास्ट दो होते हैं वो थ्योरेटिकली लिखते हैं हम लोग, उसको प्रूफ नहीं करते, उसको थ्योरेटिकली लिखते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को देखते हुए एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करने की कोशिश की। मैंने लिखा यहाँ पे गुड वन और यहाँ पे मैंने लिखा गुड टू। अगर आप सभी एग्री करो तो मैं कुछ कॉम्बिनेशन लिखना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे 20 यूनिट ऑफ गुड टू, 5 यूनिट ऑफ गुड वन। क्या ये 5 और 20 मिलकर, मतलब इस कॉम्बिनेशन को, ये जो ए पॉइंट वाला कॉम्बिनेशन होगा जो कि क्या है 5, 20, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर। कर रहा है ना। तो 5 यूनिट ऑफ गुड वन एंड 20 यूनिट ऑफ गुड टू, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दी। सिमिलरली मैंने बोला लेटर सपोज 10 यूनिट ऑफ गुड टू एंड 10 यूनिट ऑफ गुड वन। लेटर सपोज ये एक पॉइंट आया, तो यहाँ पे जो एक बंडल होगा बी बंडल, इससे मेरे को 10 10 मिलेगा। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा यस है। सर। सिमिलरली मैंने बोला कि 5 यूनिट ऑफ गुड वन और 20 यूनिट ऑफ गुड टू। तो एक मेरे पास बंडल आया सी, जहां पे मेरे को 20 गुड वन एंड 5 गुड टू मिला। क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो मैंने दिए गए इक्वेशन से डायग्राम पे तीन कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए, 3 पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब मेरे को ना ये देखना है कि इन तीनों पॉइंट को मिलाकर जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा। वो डायग्राम हो सकता है स्ट्रेट लाइन बने, हो सकता है कर्वेचर बने। अब कर्वेचर भी बनेगा तो वो कर्वेचर हो सकता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो, या हो सकता है कॉनकेव टू ओरिजिन हो। तो हमारा मेन मोटिव है वही प्रूफ करना। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम है, तो डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है, एक यस। स्ट्रेट लाइन पे हर एक पॉइंट पे क्या होता है, स्लोप सेम होता है। तो अगर ए बी सी तीनों पॉइंट पे स्लोप सेम होगा तो डायग्राम बनेगा स्ट्रेट लाइन। अगर तीनों पॉइंट पे स्लोप अगर डिफरेंट बनेगा, कुछ और बनेगा, तो मतलब डायग्राम जो है वो कर्वेचर में का फॉर्म लेगा। अब कर्वेचर में वो कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, वो डिपेंड करता है फिर कि स्लोप डिमिनिशिंग है या इंक्रीजिंग है। ओके, तो बेसिकली हमारा मोटिव क्या है, सबसे पहले ये प्रूफ करते हैं कि ये पहली बात तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है या नहीं है। ओके, ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या किया, एक बात बता, हमारे पास ये एक यूटिलिटी फंक्शन है। ओके, अच्छा मैं इसको ये लिख सकता हूँ, x2 = 100 में x1, और डी ऑफ x2 अपॉन में डी ऑफ x1, दिस इज नथिंग बट अ स्लोप। डी वाई बाई डी एक्स स्लोप यस। होता है ना। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -100 अपॉन में x1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यस सर। आप देखते हैं एट पॉइंट ए, जब मैं पॉइंट ए पे स्लोप फाइंड आउट करूंगा तो पॉइंट ए पे मेरे को क्या मिलेगा, -100। और पॉइंट ए पे x1 की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 100/25 तो क्या आएगा, -4 आएगा। और जब भी स्लोप कंपेयर करते हैं तो हम लोग एब्सोल्यूट टर्म में कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। सिमिलरली जब मैं पॉइंट बी की बात करूंगा, जब आप पॉइंट बी की बात करोगे तो पॉइंट बी पे फिर से आप इसी स्लोप वाले फॉर्मूला पे पुट करोगे,
पॉइंट बी पे जब पुट करोगे तो -100 अपॉन में 10 का स्क्वायर 100, ये आ जाएगा -1। तो यहाँ पे आपके स्लोप आ रहे हैं -1, और कंपेयर करेंगे इसके एब्सोल्यूट टर्म को। जब आप पॉइंट सी की बात करोगे और पॉइंट सी पे जब स्लोप निकालोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि पॉइंट सी पे जो आपका x1 है वो है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, तो 100 अपॉन में 400 आ जाएगा -1/4। तो यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है -1/4, और एब्सोल्यूट टर्म देखा जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो क्या मैं उस फंक्शन को डाउनवर्ड स्लोपिंग बोल सकता हूँ? यस सर। इतना मैथ सबको आता है ना कि अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो मैं उस फंक्शन को डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलूंगा। डिक्रीज फंक्शन को डिक्रीजिंग कैसे प्रूफ करते हैं कि उसका पहला डेरिवेटिव लेस देन 0, तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होता है। करो तो क्या मैं यहाँ से देख के बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है, मतलब जो ये स्लोप है, ये लेस देन 0 है? यस सर। क्यों? क्योंकि जो मेरा वैसे तो x1 पे स्क्वायर है, अगर x1 पे स्क्वायर नहीं भी होता तब भी ये लेस देन 0 होता। ये इसलिए होता क्योंकि जो x1 है ये एक गुड्स है, ये एक कॉमोडिटी है, और कॉमोडिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात तो मेरा जो स्लोप आया है वो नेगेटिव आया है, तो इंडिफरेंस पर मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। दूसरी बात कि क्या कहने का मतलब है कि सिंस जो मेरा स्लोप है पहले कितना था 4, उसके बाद कितना था 1, उसके बाद कितना था 1/4, तो स्लोप मेरा क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, तो डिमिनिशिंग एमआरएस। और आप शुरुआत से पढ़ते थे कि जो इंडिफरेंस कर्व आपका कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है वो होता है ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। क्लियर? तो पहले ना यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बाद में और एक चीज देखेंगे। बेटा सपोज मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दिया, और ये मुझे पता चल गया कि ये इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होगा, और सिंस डिमिनिशिंग एमआरएस है तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी होगा। अब एक चीज और देखो, कहा सर अभी आपने बोला कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है एमआरएस, जिसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या, तो -mu ऑफ x1 अपॉन में mu ऑफ x2। ठीक है, फिर -mu ऑफ x1 को कैलकुलेट करने का तरीका होता है डेल यू अपॉन में डेल ऑफ x1। फिर इसको करने का तरीका होता है डेल यू अपॉन में डेल ऑफ x2। जब मैं दिए गए यूटिलिटी फंक्शन को, मतलब u इज इक्वल टू x1 इंटू में x2, इसका जब मैं डेल यू अपॉन में डेल x1 निकालूंगा तो मेरे पास आएगा x2। सब क्लियर हो? इसको जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x1 तो क्या आंसर आएगा, x2। x2 आएगा ना। यहाँ से डेल यू अपॉन में डेल x1 करेंगे तो यहाँ से आएगा x2, और इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x2 तो क्या आएगा x1, क्योंकि जब हम लोग x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x2 को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो x1 का 1 होता है और x2 को मल्टीप्लाई होकर x2 ही बचेगा, तो x2 अपॉन में x1 आ जाएगा। कहता सर ये भी तो स्लोप ऑफ क्या है, इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे स्लोप आ गया -x2 अपॉन में x1, और ऊपर में जो स्लोप आया था वो ये आया था। ठीक है, अच्छा ऊपर में स्लोप जो ये आया था ये मैंने क्या किया था, क्लास 12 के बेसिस, मतलब क्लास 12 में जो आपने नॉर्मली पढ़ा था इम्प्लिसिट फंक्शन, उसके फॉर्म में कर दिया, मतलब यहाँ 100 लेके चल रहे थे। जो मेरे पास ये स्लोप आया है -x2 अपॉन में x1, क्या ये भी वही सेम चीज बता रहा है या डिफरेंट बता रहा है, वो देखते हैं। एट पॉइंट ए, बताओ पॉइंट ए पे गुड 1 और गुड 2 कितना है? 5,20। गुड 1 है 5, गुड 2 है 20। जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा गुड 1 के प्लेस पे 5, गुड 2 के प्लेस पे 20, तो क्या आएगा -4। देखो पॉइंट ए पे आपका क्या आया था, -4 ही आया था। सिमिलरली पॉइंट बी पे क्या है, 10 10। जब आप यहाँ पे 10 10 पुट करोगे, x2 के प्लेस पे 10, x1 के प्लेस पे 10, तो यहाँ से भी क्या आएगा -1। तो आप इस तरीके से भी एमआरएस निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर किसी को डाउट हो भी, सर पहले एमआरएस का फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा, बट यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो समझाने के लिए मैंने बस डिफरेंशिएट किया था। तो क्या करें, तो बस आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? ओके। यस अच्छा सर। एक 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 बात बताओ, मैंने बोला अभी आपको
कि जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं MRS, उसका फॉर्मूला होता है माइनस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ गुड। क्लियर? तो अगर मेरे को इंडिफरेंस कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग प्रूफ करना होगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग तभी होगा जब आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये पॉजिटिव रहे? क्योंकि अगर यस। ये टर्म पॉजिटिव रहेगा तभी तो ये बाहर का मिलकर ओवरऑल टर्म नेगेटिव रहेगा। और ओवरऑल टर्म नेगेटिव का मतलब स्लोप ऑफ आईसी नेगेटिव, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ किसी फंक्शन नेगेटिव। तो जब भी किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्वेचर देगा। तो सिंस हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता है इसका, तो इसके एमयू को पॉजिटिव होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी। तो ये, तो यहाँ पे हमारे पास जो अजम्पशन है, ध्यान से सुनना, जो अजम्पशन और यू कैन से प्रॉपर्टीज है, वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन, पहला क्या है? पहला है कि इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या आपसे पेपर में ये बोलेगा कि प्रॉपर्टी लिखो? नहीं, आपको बोलेगा प्रॉपर्टी प्रूफ करो, या ये बोलेगा कि जो इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है वो क्यों होता है। तो इंडिफरेंस कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वो क्यों होता है? कहता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है ड्यू टू मोनोटोनोसिटी। और अभी मैंने आपको बताया था ये मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है, मोर इज बेटर। और अभी बताया था ये कब होता है, जब आपका एमयू पॉजिटिव होता है। और अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि जब एमयू आपका पॉजिटिव होगा तभी आपका ओवरऑल टर्म नेगेटिव आएगा और फर्स्ट और डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। तो पहली बात समझ में आ गया कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है वेल बिहेव्ड के अंदर में, ड्यू टू मोनोटोनोसिटी, और यू कैन से मोर इज बेटर, और यू कैन से एमयू पॉजिटिव। सर यस। सर लेकिन जैसे हमने ऊपर शेड्यूल बनाया था तो एक हम्म लेवल पे जाके एमयू नेगेटिव हो जाता है। हम्म हम्म तो सर अगर हम एक गुड़ का कंजम्पशन बहुत बढ़ा देते हैं और हम्म ऐसा कर देते हैं कि उसका एमयू नेगेटिव हो जाए, तो हम्म। सर हमारा एमयू एक्स बाय एमयू वाई नेगेटिव हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि जब भी कोई स्पेशल केस नहीं गिवन होगा तब तक हम लोग इकोनॉमिक बेड वाला कंसेप्ट लेंगे ही नहीं। हम तो जब सर तक हम जीरो पढ़ेंगे पे नहीं। एंड। हाँ बोलो। जैसे ही लेटर सपोज आप जो बोल रहे हो ना कि सर एक लेवल से एक्स्ट्रा हम बढ़ाएंगे तो मेरा एमयू तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे ही आपका एमयू निगेटिव होगा ना, वैसे ही ये आपका गुड रहेगा ही नहीं, ये इकोनॉमिक बैड बन जाएगा। और उस टाइम पे आपका इंडिफरेंस का पूरा चेंज हो जाएगा। तो सर हम जीरो से पहले शेड्यूल को एंड कर देंगे ना अपने। हाँ, शेड्यूल को एंड कर देंगे नॉर्मल केस में, ओके रैशनल सर। केस में। ओके। मैंने आपको क्या बोला कि अभी तक हम लोगों ने जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है और जो अभी पढ़ेंगे भी, हम हर जगह अभी अपने कॉमोडिटी को या गुड्स को इकोनॉमिक गुड के तरह ही लेके चलेंगे, जहां पे एमयू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर ओके है? सर। चलिए। ओके, सो यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। तो पहला आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ड्यू टू मोनोटोनिसिटी, मोर इज बेटर और एमयू पॉजिटिव। और उसका प्रूफ मतलब वेल बिहेव्ड जो है ये मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये इसका प्रूफ हम लोगों ने क्या किया, देख लिया है। अच्छा, डिमिनिशिंग एमआरएस है, देख लो 4 1 1/4, तो एमआरएस फॉल कर रहा है तो डिमिनिशिंग एमआरएस है। और डिमिनिशिंग एमआरएस इज द रीजन ऑफ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। बट डिमिनिशिंग एमआरएस के साथ साथ में एक और कंसेप्ट होता है, उसके लिए मैं दूसरा अजम्पशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। द सेकेंड अजम्पशन इज कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। वेल बिहेव्ड के केस में आपका इंडिफरेंस कर्व को स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स का क्या मतलब है, याद करो जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे इसको आप बोलते थे क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसको क्या बोलोगे, ओनली इंक्रीजिंग। क्योंकि बीच में एक ऐसा जगह आ गया जहां पे ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहां से लेके यहां।
सिमिलरली अगर आपके पास एक ऐसा डायग्राम है तो ये आपका स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम है, कुछ ऐसा, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये ऐसा, तो इसको आप बोलोगे ओनली कॉन्वेक्स। ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स था ये वाला, और ये है ओनली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्लियर? दिस इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, दिस इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। समझ में आया? यस सर। कॉन्वेक्स और स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स में डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए अब ध्यान से, ये जो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है इसको हम लोग दो तरीके से प्रूव करते हैं। मतलब बचपन से तो ये सीखते आए हैं कि अगर आपका एमआरएस डिमिनिशिंग है तो वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, जो अभी ऊपर भी देखे। तो मतलब एक तो रीजन ये लिखते हैं हम लोग कि ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस आईएस, सॉरी, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो एक तो रीजन ये है डिमिनिशिंग एमआरएस। दूसरा रीजन होता है एवरेज प्रीफर्ड ओवर एक्सट्रीम। एवरेज प्रीफर्ड ओवर एक्सट्रीम क्या कहता है कि अगर आपका इंडिफरेंस कर्व, एक कंज्यूमर का प्रीफरेंस अगर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, तो वो कंज्यूमर एवरेज क्वांटिटी लेने में ज्यादा प्रीफर करेगा इन कंपेयर टू एक्सट्रीम क्वांटिटी लेना। एक्सट्रीम क्वांटिटी मतलब होता है कि या तो आप ज्यादा से ज्यादा किसी एक गुड को ले लिए हो, दूसरे गुड को लिए हो, पहले गुड को बहुत कम लिए हो। इस क्या बोलते हैं कि दोनों गुड्स के आपने एवरेज ले लिया। यहाँ तक एग्जाम्पल में समझाता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि लेटर सपोज आपके पास एक बंडल है, मान लेते हैं एक बंडल है ए, एक बंडल है बी, एक बंडल है सी। गुड वन, गुड टू। बंडल ए में जो आपको गुड वन मिल रहा है वो मिल रहा है लेटर सपोज 10 यूनिट, और गुड टू जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 1 यूनिट। एम आई ऑडिबल गाइज? यस सर। ओके। बंडल बी जो है इसमें आपको जो गुड वन है वो मिल रहा है आपको 1 यूनिट, गुड टू मिल रहा है आपको 10 यूनिट। तो क्या दिख रहा है आपको कि पहले वाले बंडल में गुड वन बहुत ज्यादा है, गुड टू कम है। दूसरे वाले बंडल में गुड टू बहुत ज्यादा है, गुड वन कम है। तो ये एक एक्सट्रीम पॉइंट हो चुका है। एक बंडल सी है, इसमें आपको बोल रहा है कि आप 5.5 यूनिट ले लो गुड वन का, 5.5 यूनिट ले लो गुड टू का। तो ये एक एवरेज बंडल। इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो। जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे भी आपको 11 यूनिट मिल रहा है, इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे भी 11 मिल रहा है, इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे भी 11 मिल रहा है। तो आपके पास तीन डिफरेंट बंडल गिवन है, लेकिन जिसमें कि दो बंडल तो क्या है, एक्सट्रीम बंडल है, और एक बंडल आपके पास एवरेज बंडल है। अब मान लेते हैं कि मैं एक ऐसा कंज्यूमर हूं जिसका यूटिलिटी फंक्शन जो है वो वेल बिहेव्ड है। तो अगर मेरा यूटिलिटी फंक्शन वेल बिहेव्ड है, तो अगर आप सभी एग्री करो तो मेरा इस तरीके से इक्वेशन लिखाएगा x1 में x2। क्लियर? यस। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि तीनों बंडल में से मेरे को यूटिलिटी सबसे ज्यादा किसमें मिल रही है। तो सबसे पहले मैंने बोला लेटर सपोज कि एक बार कि मैंने बंडल ए को उठाया, तो बंडल ए से मेरे को 10 यूनिट ऑफ गुड वन मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट ऑफ गुड टू मिल रहा है। तो 10 × 1, टोटल यूटिलिटी मेरे को 10 मिल रहा है। बंडल बी की बात करते हैं। बंडल बी से मेरे को क्या मिल रहा है, तो 1 यूनिट ऑफ गुड वन, 10 यूनिट ऑफ गुड टू, टोटल मेरे को क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है टोटल यूटिलिटी। जब मैं सी बंडल को लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 5.5 यूनिट ऑफ गुड वन इंटू में 5.5 यूनिट ऑफ गुड टू, और इससे जब मैं टोटल यूटिलिटी अपना कैलकुलेट करूंगा तो ये आपके पास 27.5 आएगा। अब मेरे को ये बताओ कि तीनों बंडल में से कौन से बंडल को चूज करना मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल था। थर्ड वाले। थर्ड वाले, मतलब एवरेज वाला। तो वेल बिहेव के केस में आप क्या करते हो, हमेशा एवरेज बंडल को चूज करते हो। और एवरेज बंडल इसलिए चूज करते हो क्योंकि आपका जो प्रेफरेंस है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन के लिए हमारे पास एक दूसरा रीजन भी होता है, दैट इज एवरेज प्रीफर्ड ओवर एक्सट्रीम। क्लियर? सिमिलरली जब कॉनकेव होगा तो कॉनकेव में आप क्या करोगे, आपका आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सट्रीम प्रीफर ओवर एवरेज। मतलब अगर मैं थोड़ा सा नोट
मैं लिखा दूं फॉर स्ट्रिक्टली कॉनकेव, आपके पास जो होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीम प्रीफर्ड ओवर एवरेज। ये जब आप कॉनकेव डिफरेंस पढ़ोगे ना तो उस टाइम पे आप चेक कर लेना, अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ध्यान से, एग्जांपल से करूंगा। और दूसरा क्या होगा, इंक्रीजिंग एमआरएस। ठीक है, तो ये बेसिकली अलग चीज है, इसका पार्ट नहीं है, मैंने बस रफली लिखवाया। तो ये आपके पास सेकेंड पॉइंट था, अजम्पशन क्या, तो आईसी इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ओके, तीसरा, ध्यान से देखो, तीसरे में हमारे पास आता है कि इंडिफरेंस कर्व, मतलब टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर बी इंटरसेक्ट। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर बी इंटरसेक्ट। इन सबका प्रूफ नहीं होता। अच्छा, ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या होता है, इसको हालांकि आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे रिवील्ड प्रेफरेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तब। फिलहाल के लिए आपने मैथमेटिकल टर्म में पढ़ा होगा कि अगर x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, तो x को z से बड़ा होना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। तो दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके से आप पढ़ते थे अगर आपको याद हो तो। लेट अस सपोज एक ये है आईसी और एक ये है आईसी। लेट अस सपोज ये आईसी वन था, ये आईसी टू था। एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है बी, और एक पॉइंट ये है सी। अगर आप सभी एग्री करो तो जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है ये इस इंडिफरेंस आईसी वन पे लाई करता है, और एक इंडिफरेंस कर पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी आपस में इक्वल है। सिमिलरली जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट सी है वो आईसी टू पे लाई करता है, तो कहने का मतलब ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन क्या बी और सी सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो क्या बी और सी आपस में इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो यहाँ पे बी और सी आपस में इक्वल नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि ए भी बराबर है, ए सी बराबर है, तो बी सी भी बराबर होना चाहिए, बट वो तो दिख नहीं रहा। तो यहीं से फॉल्स हो जाता है कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? यस। ओके, अब आता है हमारे पास फोर्थ, दैट इज हायर आईसी विल गिव हायर सेटिस्फेक्शन। ये बस दो लास्ट के जो दो प्रॉपर्टी थे वो बस आपको थ्योरेटिकली लिखना है, और कुछ नहीं। तो आपने यहां तक में अभी चार प्रॉपर्टीज पढ़ी। एक पढ़ा आपने कि वेल बिहेव्ड के अंदर में जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। दूसरा आपने पढ़ा कि वेल बिहेव्ड के अंदर में जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए। तीसरा आपने पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर बी इंटर, दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। चौथा आपने पढ़ा कि हायर इंडिफरेंस कर्व आपको हायर सेटिस्फेक्शन देगा। ये चारों के चारों प्रॉपर्टी जो साइमल्टेनियसली होल्ड करेंगे, उस टाइप की यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन। ये बेसिकली एक तरीके से छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपका, किसका, वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन का। यहां तक में किसी को डाउट एनीवन? अब इसमें किस तरीके से हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं, किस तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन पहले यहां तक किसी को डाउट एनीवन? किसी को वेल बिहेव समझने में प्रॉब्लम है एनीवन? चारों इंडिफरेंस करके प्रॉपर्टीज में कोई डाउट? चलो, अगर डाउट नहीं है ना तो हम लोग दो क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स के पेपर में आया हुआ है 2014-15 में, जो आज के क्लास को रिलेट करके टॉपिक। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पेपर में पूछ लेगा 2 नंबर में, या अब जो है आपका एमसीक्यू पेपर भी बन रहा है तो 1 नंबर में भी पूछ सकता है। आपसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि एक यूनिटी फंक्शन गिवन है u इज इक्वल टू 4x² प्लस में 6y, ये आपके पास गिवन है। कहता है कि बताओ वेदर द अजम्पशन ऑफ मोर इज बेटर सेटिस्फाई फॉर इच गुड और नॉट। क्वेश्चन आपसे पूछा है वेदर द assumption of more is better satisfied for each good
कुछ इस तरीके से। तो मैं बेसिकली हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है और हमें बोला गया है कि मोर इज बेटर जो है ये फुलफिल कर रहा है यूटिलिटी फंक्शन या नहीं कर रहा है। बताओ क्या करेंगे। सर MU ग्रेटर देन। हाँ, तो हम जब भी हमें मोर इज बेटर बोलेगा, मोनोटोनिसिटी बोलेगा, ठीक है, तो हम हमारा मेन काम क्या है, एमयू को पॉजिटिव प्रूफ करना। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन देखो, हमारे पास क्या है, एक यूनिटी फंक्शन है u इज इक्वल टू 4x² प्लस में 6y। सबसे पहले हम, अच्छा क्या बोला, इच गुड मतलब गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों के लिए आप बताओ। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड एक्स के लिए, गुड एक्स के लिए। तो मैंने क्या किया, एम यू निकाला, एम यू ऑफ गुड एक्स कैसे निकलेगा, डेल यू अपॉन में डेल एक्स। डेल यू अपॉन में डेल एक्स मतलब इस यूनिटी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि क्या आएगा, 8x आएगा। और सिंस आप सभी को पता है, सिंस एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स एक गुड है और गुड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आपका 8x भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, सिंस mu of x is positive, therefore good x satisfy the assumption of more is better। क्लियर है सभी को। यस सर। सिमिलरली आप क्या करोगे, गुड y के लिए mu y निकालोगे, उस टाइम पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो आपको डायरेक्टली 6 आ जाएगा और वो भी एक पॉजिटिव है, तो यस उसमें भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। बस इतना ही करना है आपको, 1 नंबर आराम से मिलेगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब आएगा तो 1 नंबर में आएगा, पहले 2 नंबर में आता है। चलिए, अब आपके पास एक और क्वेश्चन है। ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शन हैज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। एक आपके पास ये दे रखा है, u ऑफ x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू x1 इंटू में x2। बी आपको ये दे रखा है, u ऑफ x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2। एक आपको ये दे रखा है, u ऑफ x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 कॉमा x2। एक आपको यूटिलिटी फंक्शन ये दे रखा है, u ऑफ x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू x1 प्लस में x2। एक आपको ये दे रखा है, u ऑफ x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर। ओके, तो आपके पास टोटल 5 यूनिटी फंक्शन गिवन दे रखा है, बोला कि इनमें से कौन कौन यूनिटी फंक्शन जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। एक बात बताओ, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन के लिए हम क्या प्रूफ कर देंगे, एवरेज प्रीफर्ड ऑफर एक्सट्रीम। तो इन पांचों में से जो जो यूटिलिटी फंक्शन में एवरेज प्रीफर्ड ओवर एक्सट्रीम होगा, क्या वो सारे के सारे यूटिलिटी फंक्शन कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। अभी हम लोगों ने सीखा था, यस सर। देख लो, क्लियर है सभी को, ये देखो। और इसको प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हो, आप अपने मान लो पेपर में इतना ही कुछ दे रखा और कुछ नहीं दे रखा, तो आप क्या करोगे, बारी बारी से हर एक फंक्शन को लोगे और अपने मन से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करोगे। लेटर सपोज आपने लिया पहले ये, आ, पहले लेटर सपोज आपने इसको लिया, एक सेकेंड, ठीक है, पहले ए वाले पार्ट को लिया, ए वाला यूटिलिटी फंक्शन जो कि क्या है, u इज इक्वल टू x1 इंटू में x2। अच्छा, ए वाला तो हम लोगों ने देख लिया है ना, ए वाला तो है स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। मैं बी वाला लेके चलता हूँ और सेम मतलब क्या कहते हैं, बंडल लेंगे। मतलब मैंने ए वाला को कुछ इस तरीके से प्रूफ किया, मैंने अपने मन से कुछ ऐसे लिया कि एक बंडल ये है, एक बंडल ये है, एक बंडल ये है, मतलब 2 बंडल मैंने एक्सट्रीम लिए और एक बंडल मैंने एवरेज लिया। और जब मैंने ए वाले यूटिलिटी फंक्शन में पुट किया तो मैंने क्या देखा कि जो एवरेज से मिलने वाला मेरा यूटिलिटी था वो ज्यादा था इन कंपेयर टू एक्सट्रीम से, तो मेरे लिए एवरेज प्रीफर्ड ओवर एक्सट्रीम हो गया और यूटिलिटी फंक्शन मेरा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो गया। सिमिलरली बी वाले के लिए चेक करते हैं, ध्यान से देखो। बी वाले में मैंने क्या किया, एक बंडल लिया 10,1, u ऑफ
10, 1, मतलब गुड 1 को 10, गुड 2 को 1 लिया। तो बताओ मिनिमम ऑफ 10, 1 में क्या मिनिमम है? 1 है, तो आंसर 1 आएगा। यू ऑफ 1, 10, गुड 1 को 1 लिया, गुड 2 को 10 लिया, तो मिनिमम ऑफ 1, 10 में क्या मिनिमम है? 1 है। यस सर। और एक ले लिया मैंने क्या, तो इन सब का एवरेज, मतलब 5.5, 5.5, मिनिमम ऑफ 5.5, 5.5 में बताओ मिनिमम क्या है? 5.5। 5.5 ही है। आप बताओ मेरे को इन तीनों में से आपको ज्यादा यूटिलिटी किस में मिला? एवरेज में या एक्सट्रीम में? एवरेज। एवरेज में, क्योंकि 5.5 में ज्यादा मिला, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिंस यू यूटिलिटी in average is greater than utility in extreme bundle, therefore given utility function is strictly convex to origin। और पता है जब इसका आप डायग्राम, तो ये एक तरीके से ना परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस है। जब इसका आप डायग्राम बनाओगे ना, लेट अस सपोज ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से एल शेप बनता है। और ये एल शेप भी क्या है? एक कॉन्वेक्स टू ओरिजिन की डायग्राम। चलिए सिमिलरली आप एक बार हम लोग सी की बात करते हैं। इस सी में, तो सी की जब हम लोग बात करेंगे तो मान लेते हैं u ऑफ 10, 1, मतलब मैक्सिमम ऑफ 10, 1। बताओ क्या बड़ा है? 10। u ऑफ 1, 10, मैक्सिमम ऑफ 1, 10, 10 आएगा। u ऑफ, आप एवरेज ले रहे हैं 5.5, तो मैक्सिमम ऑफ 5.5, तो यहाँ 5.5 आएगा। बताओ कि मेरे लिए क्या ऑप्शन चूज करना बेटर होगा, एवरेज या एक्सट्रीम? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम, क्योंकि एक्सट्रीम से मिलने वाला मेरे को यूटिलिटी ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यूटिलिटी इन एक्सट्रीम इज ग्रेटर देन यूटिलिटी इन एवरेज, देयरफॉर द गिवन यूटिलिटी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव, या आप बोल सकते इज नॉट कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इज नॉट कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जब इसका आप डायग्राम बनाओगे, मतलब यूटिलिटी ऑफ मैक्सिमम x1 कॉमा x2, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। लेट अस सपोज ये x1 है और ये x2 है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से उल्टा एल बनता है, ऐसा कुछ। ओके। अब तीसरा हमारे पास क्या है? ये चौथा, ये लेट अस सपोज फोर्थ वन, ये डी वाला x1 प्लस x2 वाला। ध्यान से देखते हैं इसको। यूटिलिटी ऑफ 10, 1, जो कि क्या होगा? 10 + 1 11 देगा। यूटिलिटी ऑफ 1, 10, मतलब 1 + 10, ये भी 11 देगा। यूटिलिटी ऑफ 5.5, 5.5, मतलब 5.5 + 5.5, ये भी 11 देगा। मतलब क्या यहाँ पे मैं किसी एक को चूज कर सकता हूँ? मैं इनडिफरेंट हूँ, मतलब जो भी मैं बंडल चूज करूंगा ना, उन सब पे मेरे को सेम वैल्यू मिल रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यूटिलिटी जो है एवरेज इक्वल है एक्सट्रीम के। तो ये जो दिया गया हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन है ना, ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नहीं है, बट ये कॉन्वेक्स है। तो मतलब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे जैसे यूटिलिटी x1 x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज अ कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव, एज वेल एज कॉनकेव आल्सो, बट स्ट्रिक्टली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको डायग्राम बनाओगे ना, तो इसका डायग्राम, लेट समझ ये x1 है, ये x2 है, तो इसका डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्ट्रेट लाइन कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे आप के लिए एवरेज और एक्सट्रीम दोनों ही बंडल सेम है, तो आप किसी को भी ले सकते हो। चलिए ई पार्ट में देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नॉट स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। और ई पार्ट में क्या है हमारे पास? तो ये यूटिलिटी ऑफ x1 स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर, यूटिलिटी ऑफ x1 x2 इज नथिंग बट x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर। तो यूटिलिटी ऑफ 1, 10, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, ये आपके पास 100 देगा। यूटिलिटी ऑफ 10, 1, इसको आप सॉल्व करोगे तो मतलब 10 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ये भी आपको 100 देगा। और जब आप यूटिलिटी ऑफ
5.5 एवरेज लेकर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये 5.5 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से भी 5.5 का स्क्वायर, ये आपको आई थिंक 55 पॉइंट समथिंग देगा। तो बताओ यहाँ पे कौन सा बड़ा है, एवरेज बड़ा है एक्सट्रीम बड़ा? बताओ यार देखते हैं। एक्सट्रीम बड़ा। तो सिंस यूटिलिटी ऑफ एवरेज इज लेस देन यूटिलिटी ऑफ एक्सट्रीम, हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। और इसका डायग्राम पता है कॉनकेव बनेगा। अगर आपको याद हो तो देखो मैंने लिखवाया भी था कि इस टाइप का यूटिलिटी फंक्शन जो होता है वो कॉनकेव होता है। ये देखो लास्ट वाला। तो जब भी पेपर में अगर मेरे को ये बोलता है यूटिलिटी फंक्शन दे दे और मेरे को ये बोलेगा कि स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन प्रूफ करो, है या नहीं है चेक करो, तो मैं क्या करूंगा, चेक एवरेज प्रीफर्ड ओवर एक्सट्रीम। जिस जिस यूटिलिटी फंक्शन में एवरेज प्रीफर्ड ओवर एक्सट्रीम होगा वो यूटिलिटी फंक्शन हमारा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये भी आपके 2 मार्क्स से 4 मार्क्स के बीच में पेपर में आ सकता है। और ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं जो मैंने अभी आपको करवाया। किसी कुछ पूछना है, एनीवन? सर यस। सर जो हमने अभी x1 + x2 वाला किया, इसमें सर अगर हम डिमिनिशिंग एमआरएस वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो सर वो और हाँ, डिमिनिशिंग हमारा ओनली कॉन्वेक्स बताता है ना, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स भी बताता है। ओके इसलिए तो एक सर। एक्स्ट्रा एवरेज लग गया ना। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो ओके सर। x1 + x2 है ना उसमें आप डिमिनिशिंग एमआरएस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन देगा और उसके हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम होगा। तो जब स्लोप सेम है तो फिर डिमिनिशिंग एमआरएस कैसे होगा? यस सर। क्लियर? u इज इक्वल टू x1 + x2, ये एक स्ट्रेट लाइन का डायग्राम बनेगा और स्ट्रेट लाइन में हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम होता है, तो मतलब डिमिनिशिंग एमआरएस भी यहाँ नहीं लगा। और किसी को कोई डाउट, एनीवन? अच्छा डाउट नहीं है तो एक बार आप लोग ऑनेस्टली बताओ कि किस किस को आज की क्लास समझ में आया अच्छे तरीके से, क्या पढ़े, क्या कंसेप्ट था, क्या टॉपिक था। ठीक है, दीपाली आपको है, बाकी सारे? राधिका आपको भी आया, बाकी और? ठीक है, उदित आपको भी आया। ठीक है, आसमा आपको भी आया। ओके, उजेर आपको भी आया। और बाकी? ठीक है, आपको भी आया समझ में। ओके। तो अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है ना तो मतलब ठीक है, फिर आप सही चल रहे हैं। ओके। अगर आप बेसिक समझ के चलोगे ना तो यहाँ पे एकदम माइक्रो मैक्रो का क्या कंसेप्ट है, जैसे ही आप बेसिक अच्छे से क्लियर कर लोगे सेमेस्टर थर्ड में तो पेपर में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। माइक्रो में तो पक्का करोगे, ये श्योर है। अगर माइक्रो का बेसिक आपको अच्छे से आता है, हर चीज आपको समझ में आ रहा है, तो 100 आउट ऑफ 100 पक्का श्योर है। मैक्रो में क्या होता है कि मैक्रो आप थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें हो सकता है आप जो थ्योरी लिखोगे तो सामने वाले मैडम को पसंद ना आए, तो वो 10 में से 9 दे दे, 10 में से 8 दे दे, तो वहां पे हो सकता है कि आप 10 स्कोर ना कर पाओ, 10 से 9 हो जाए, 8 हो जाए। बट माइक्रो का पेपर जो है, जो एडवांस एमएमई का पेपर है, इन सब में आप फुल में फुल स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली न्यूमेरिकल आएगा। और माइक्रो का कंसेप्ट समझ लोगे ना तो न्यूमेरिकल मतलब बहुत अच्छा, बहुत मतलब बच्चा की तरह सॉल्व कर लोगे। ऐसा एमएमई की तरह टफनेस नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा ना तो एमएमई तो मान लो किसी तरीके से घींच के निकाल भी लेगो, लेकिन माइक्रो नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक कंसेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तब तक आप सॉल्व भी कैसे करोगे, ये प्लस माइनस भी कैसे करोगे, पता भी तो होना चाहिए कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो न्यूमेरिकली जो सॉल्व करते हैं, नंबर जो सॉल्व करते हैं वो इजी है, बट नंबर में क्या सॉल्व करना है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सभी से बोल रहा हूँ कि जो थियोरेटिकल पेपर है माइक्रो और मैक्रो, उसमें ज्यादा इंटरेक्ट होकर पढ़ो, वीडियो को ऑन करके पढ़ो। मुझे भी दिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। ऐसे अगर आप चाहो कि नहीं ऐसे ही बैठे रहे या बाद में रिकॉर्डिंग देख ले, तो मेरे पास वैसे भी रिकॉर्डिंग लेक्चर अवेलेबल है, बट यही होगा फिर आप क्लियर नहीं कर पाओगे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है, नहीं भाई?
ओके, सो अगर आप सभी को समझ में आ गया तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। आज की क्लास में हम बस इतना ही करने वाले थे, और नेक्स्ट क्लास में इसी वेल बिहेव फंक्शन को थोड़ा आगे पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो फिर सिर्फ पेड बैच वाले के लिए होगा। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे।